हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, हमने उस सर्कुलर लूप के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, उस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये एक डेरिवेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हो गया, ये हो गया, या फिर इसके अलावा दो चार और क्वेश्चंस भी डायरेक्टली जो मैं आपको करवाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। 3D में आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इसको, लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आपको अच्छे से इमेजिन हो पाए। तो ये एक सर्कुलर लूप है जो कि ऑब्वियसली देखने में सर्कुलर नहीं लग रहा है, तो ये हम लोग 3D में देख रहे हैं, है ना, नहीं तो हम इस डायग्राम को बना नहीं पाएंगे। जैसे ये सर्कुलर लूप है, लेकिन सामने से देखने पे आपको ये पूरा सर्कल लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आपको ये ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है, ये साइड व्यू है। अब आप समझ लो कि ये कैसे बनाया गया है। जैसे ये प्लेन है ना, ये इस प्लेन में आधा जो इसका हाफ सेमी सर्कुलर पार्ट है वो प्लेन के बाहर की तरफ है ऐसे, और आधा सेमी सर्कुलर पार्ट प्लेन में दूसरी तरफ है। ठीक है, ऐसे ये बाहर आ रहा है, ऐसे करके ऐसे अंदर चला गया, और बाकी का सेमी सर्कुलर पार्ट जो है वो दूसरी तरफ। ठीक, और इसमें करंट है आई, ये रहा करंट आई। ठीक है, ऐसे मतलब जो इसका सेमी सर्कुलर पार्ट बाहर आ रहा है, उसमें से करंट ऐसे आ रहा है अपनी तरफ, ऐसे ऐसे ड्र, ऐसे करंट अंदर जा रहा है, ऐसे आ रहा है बाहर, ऐसे आ रहा है, और इधर से अंदर जा रहा है। ठीक, समझ में आई बात। तो हमने इसकी वजह से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये इसके एक्सिस पे, ये रहा इसका एक्सिस, ये इसका सेंटर है, ये रहा इसका एक्सिस, है ना, ये। और हमने एक पॉइंट है इसके सेंटर से ये आर डिस्टेंस पर, या हम इसका रेडियस, इस डिस्टेंस को कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि आर तो हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ में डीएल से जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो लेते। ठीक है, तो हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, अब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में हमको इस कंडक्टर पे सबसे पहले लेना पड़ता है एक छोटा सा पार्ट जिसकी लेंथ होती है डीएल। ठीक है, अब वो डीएल हम कहां पे लेंगे, जरा ध्यान से सुनो। हम डीएल ले रहे हैं उस जगह पर जहां पर ये इस प्लेन से बाहर आ रहा है, यानी यहां पे ये डीएल हमने लिया छोटा सा। ठीक है, इमेजिन करो, ये वाला जो डीएल है, ये जो डीएल है ये यहां पर है ऐसे, क्योंकि ये वहां लिया हमने जहां पर ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट करता हुआ बाहर आ रहा है। तो ये बाहर आ रहा है यहां से इस प्लेन को इंटरसेक्ट करता हुआ, तो ये जो डीएल की डायरेक्शन होगी ना, एक सर्कल पे तुम कोई भी पार्ट लेते हो, उस पार्ट की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहां पे अगर आपने छोटा सा इस कंडक्टर पे जो बाहर आ रहा है ऐसे, यहां पे छोटा सा डीएल लिया है, तो उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगी इधर। ठीक है, और इस डीएल से जो पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, आर लेते हैं। तो ये पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आर, ये डिस्टेंस हो गया आर। ठीक है, ओके। अब हमको डीएल और आर के बीच का एंगल भी चाहिए होता है बायोट-सावर्ट लॉ लगाने के लिए। तो डीएल और आर के बीच का एंगल क्या होगा, सोचो। डीएल ऐसे है बाहर की तरफ, है ना, और आर है इस प्लेन में, तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये 3D में है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है P, जो कि मैं बाद में मिटा दूंगा क्योंकि यहां पे काफी कुछ बनाने जा रहा हूं तो गड़बड़ सी हो जाती है थोड़ी। मैग्नेटिक फील्ड आपको इसको लिखना है प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, जो मैं आपको बता रहा हूं कि कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। रेडियस तो हमने लिया ही नहीं, तो लेट अस से कि इसका जो ये रेडियस है, दिस रेडियस इज सपोज आर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, लेट पी बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप। तो
इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपके साथ पीडीएफ नोट्स शेयर कर दूंगा कि आपको डेरिवेशन ऐसे लिखना है। जनरली मैं स्लाइड्स का पीडीएफ देता हूं, बट मैं आपको अलग से पीडीएफ नोट्स दूंगा जिसमें पूरा लैंग्वेज के साथ इसमें लिखा हो, तो आप वैसा लिख के आना, डेरिवेशन आप यहां पे समझ लो, ठीक। तो इस डीएल की वजह से, ये जो डीएल है यहां पे, ये जो डीएल है, इस डीएल की वजह से, ये जो डीएल है, इस डीएल की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डीबी, डीबी, और वो होगी, बर्ड-सेविट लॉ लगाओ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, साइन 90 हो गया 1, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री, है ना, समझ में आया ना आपको। डीएल है बाहर की तरफ और आर है इस प्लेन में, तो डीएल और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। ओके, सो डीबी मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस साइन 90 होता है 1, सो दैट इज म्यू नॉट आई डीएल बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या हमें यहां पे इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नहीं, हम तो ये निकाल रहे हैं कि पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या है। तो पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालें, इंटीग्रेट करके निकालें सर, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये सारे डीबी हर एक पार्ट के लिए दे ऑल शुड बी इन सेम डायरेक्शन। वेक्टर्स का कोई भी dx हो, db हो, dv हो, उसको इंटीग्रेट करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि हर db सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या जितने भी dl में इस लूप पे लेता हूं सबकी वजह से जो p पे मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होगी क्या, तभी इसको इंटीग्रेट कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। अभी देखते हैं किधर होगी। सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन निकालें, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, dl क्रॉस r की डायरेक्शन में होती है ना, dl क्रॉस r की डायरेक्शन में। तो dl क्रॉस r की डायरेक्शन क्या होगी, आपको राइट हैंड dl पे रखना है और इस तरीके से रखना है कि आप जो फिंगर्स हैं वो r की तरफ टर्न कर पाओ। अब dl हमारा किधर है, बाहर की तरफ, dl हमारा है बाहर की तरफ, dl हमारा है बाहर की तरफ, है ना, और r है इस तरफ, देख रहे हो, dl बाहर की तरफ, तो ये मैंने राइट हैंड बाहर की तरफ कर दिया, और r ये रहा r, तो r की तरफ मैंने फिंगर्स टर्न कर दी। तो क्या आ रही है db की डायरेक्शन, db की डायरेक्शन आ रही है इस तरफ, एंड db इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r। तो देखो ये जो है ये इस r के भी परपेंडिकुलर है और dl आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये इस प्लेन मतलब dl के भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ये इस प्लेन में है, और dl आउट ऑफ द प्लेन है तो ऑब्वियसली db और dl के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, db इज परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड dl ना, तो ये हो गई db की डायरेक्शन। अच्छा, क्या जितने भी dl हैं इस पे सबकी डायरेक्शन यही होगी, अगर होगी तो इसे इंटीग्रेट कर दो, लेकिन अगर नहीं होगी तो चेक करते हैं। हम एक और dl लेते हैं यहां पे ठीक इसके डायमेट्रिक अपोजिट एंड पे, यहां पे, और ये ऑब्वियसली ये वो पॉइंट है जहां पर कि ये अंदर जा रहा है इनटू द प्लेन, है ना, ये बाहर आ रहा था यहां से और यहां से ये कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो dl जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, dl की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। अब ऑब्वियसली इस वाले dl के लिए भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही होगा ना, क्योंकि सिमेट्री है बिल्कुल। सो ये भी r होगा, ये भी r होगा, है ना, और लेट अस से दिस एंगल इज फाई, इसकी भी आगे जरूरत पड़ेगी तो ये भी फाई होगा। और अब लगाओ जरा इसमें राइट हैंड थंब रूल। अब आप dl को रखो, राइट हैंड को रखो dl की डायरेक्शन में यानी अंदर की तरफ, और ऐसे रखो कि आपकी फिंगर्स r की तरफ टर्न हो, ये है ना, ये, तो ये थंब किधर आ रहा है, अब इस तरफ आ रहा है थंब, थंब किस तरफ आ रहा है, थंब देखो जरा किस तरफ आ रहा है, थंब आ रहा है इधर, इधर, यानी कि इन दोनों का जो db है
वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हम इंटीग्रेट अभी नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो हम इसके कंपोनेंट्स लें। हमने कंपोनेंट लिए, इस वाले डीबी का इधर एक कंपोनेंट लेते हैं और एक कंपोनेंट इधर लेते हैं। सिमिलरली इस वाले डीबी का एक कंपोनेंट, वो तो ये हो ही गया, और एक कंपोनेंट इधर लेते हैं। अब ये जो है ये दोनों के कंपोनेंट्स हो गए, और ये इसका इधर वाला कंपोनेंट हो गया, और ये इसका इधर वाला कंपोनेंट्स हो गया। ये कंपोनेंट्स होंगे क्या? ये एंगल अगर फाई है, सोचो ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस फाई। ये वाला एंगल फाई है और ये पूरा 90 है, तो इतना एंगल होगा 90 माइनस फाई, और ये पूरा भी 90 है। तो ये पूरा अगर 90 है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये होगा फाई। तो अगर ये एंगल है फाई, तो ये वाला कंपोनेंट होगा डीबी कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट होगा डीबी साइन फाई। Similarly, by symmetry, this angle is also phi, so this component is again dB cos phi, and this component is dB sin phi. अब आप देखो कि dB cos phi और dB cos phi ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे। पर मेरे को ऐड करके मिलेगा क्या? मैं इन दोनों की फील्ड थोड़ी निकाल रहा हूं, मुझे तो पूरे के लिए चाहिए ना। पर ये दो पेयर लेने से, दो पेयर नहीं, एक ही पेयर है, मतलब ये दोनों लेने से मुझे एक बात पता चली कि अगर मैं ऐसे कितने पेयर होंगे डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे जो हम ले सकते हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इनफाइनाइट पेयर्स। उन सारे पेयर्स के पेयर में कॉस फाई वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और सबका साइन फाई वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, है ना? सबका साइन फाई वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। आप इमेजिन करो यहां पर क्या हालात बनेंगे। यहां पर हालात ये बनेंगे कि इधर एक डीबी कॉस फाई है, तो उसके ठीक पीछे एक डीबी कॉस फाई है, इधर एक डीबी कॉस फाई है, तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक डीबी कॉस फाई, इधर एक डीबी कॉस फाई, तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में डीबी कॉस फाई है, और सबका डीबी साइन फाई इस तरफ है। तो सबके, फॉर ऑल सच पेयर्स, डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट्स क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है। यानी कि अगर हमें यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पे, तो वो क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, जो कि बी है हमारा, वो डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट का इंटीग्रल होगा, डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट का इंटीग्रल हो। समझ गए? तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां पे नेट फील्ड आ जाएगी, और डीबी की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई ये। अब इसमें जरा वैल्यूज डालो। हाँ, आर की वैल्यू क्या होगी? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस आर की वैल्यू क्या होगी? यहां पे लिख दूं आर की वैल्यू, दिस आर इज व्हाट? दिस आर इज हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या है? म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू अभी हमने निकाली, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इंटू साइन फाई। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन फाई इज आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट इज आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का इंटीग्रल। अब इसमें जो भी कांस्टेंट्स हैं उन्हें इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लेके जाओ। म्यू नॉट बाहर चला गया, आई बाहर चला गया, आर भी बाहर चला गया, अपॉन 4 पाई बाहर चला गया, और
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाती है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो गया 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बचा क्या अंदर डीएल, है ना। देखो ये सारे कांस्टेंट्स है, रेडियस कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, हमें पता है कितने डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब अंदर बचा डीएल, डीएल का इंटीग्रल क्या होगा, डीएल है इस पे एक छोटा सा पार्ट, और डीएल का इंटीग्रल होगा पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस, जो कि होगा 2πr। सो 2πr रख दो यहां पे, क्या क्या कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई कटा, 2 से ये कटा, फाइनल रिजल्ट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बी इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय, नीचे 2 बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना ये। So this is the magnetic field at a point on the axis of a circular loop carrying current। इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लो क्योंकि इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। और अगर लूप में n टर्न्स हो, फॉर n टर्न्स आपको n मल्टीप्लाई करा देना है, फॉर n टर्न्स आपको n मल्टीप्लाई करा देना है, तो b हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर, आर इज रेडियस, प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन पे तो मतलब डायरेक्शन पे के बेसिस पे ही क्वेश्चन हो पाएगा जो आप करोगे। अब आप देखो डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, अलोंग द एक्सिस। पहली बात तो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस। आपको सर्कुलर लूप वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी जाती है, तो ये वही लाइन है। यहां पे हमको रीजन भी पता चला कि सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी क्यों जाती है, तो ये स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। लेकिन क्या ये हमेशा एक्सिस पे अवे फ्रॉम द लूप ही रहेगी? लेट अस चेक। अगर मैं इधर से देखता हूं, है ना, ऐसे आ रहा ना, ऐसे करंट ऐसे, अगर मैं इधर से देखता हूं तो ऐसे है करंट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इस तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है, आपको ये रूल बताया था ना कि अगर आपको सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेक करनी है तो आपको अपनी फिंगर्स को कर्व करना है इस तरीके से, जिस डायरेक्शन में भी करंट है लूप के अंदर। जैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे टर्न करा, तो थंब मेरा इधर आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, है ना। तो इधर से मैंने देखा करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अब इसी लूप को अगर मैं इधर से देखूंगा तो करंट इसमें मेरे को दिखेगा क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने टर्न करी तो इधर, तो थ्रू आउट इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, है ना, समझ गए? ओके, सो इसका रीजन भी अभी बताऊंगा। ये रीजन तो हमको चलो यहां से पता भी चला, लेकिन एक और चीज भी है इसके अंदर बताने वाली, तो उसकी बात करेंगे। बट अभी अपन ने समझ लिया कि अगर लूप में जिस तरफ से देखने पे करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, उस तरफ से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द लूप, और जिस तरफ से देखने पे क्लॉकवाइज होता है उस तरफ से टुवर्ड्स द लूप, ठीक है। इसको याद रखना अभी के लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ देखो जरा, a circular coil having 100 turns of wire of radius 20 centimeter each, 100 turns lies in the xy plane। ये xy प्लेन है, सपोज ऐसे हमारा एक लूप जो है वो लाई करा, 100 टर्न्स है इसमें, रेडियस भी इसका दिया हुआ है, और लाइज इन द xy प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 0,0,
कॉमा 20√3 सेंटीमीटर। देखो क्या दिया हुआ है कि हमारा जो ये लूप है ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है और इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, यानी कि जेड एक्सिस क्या हुआ, जेड एक्सिस हुआ ये, है ना, दिस इज योर जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस क्यों लेना है मेरे को, क्योंकि ये जो पॉइंट है, आप देखो ये जो पॉइंट है ये जेड एक्सिस पे लाई करता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है और इसका जेड कोऑर्डिनेट है 20√3। सो दिस इज द पॉइंट, सपोज, है ना, 0,0,20√3। तो ये डिस्टेंस फिर कितना हुआ, यही तो है ना इसकी जेड लेंथ, 20√3 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 20√3। तो और इसका रेडियस भी हमको पता है और इसमें करंट हमको पता होना चाहिए। अ सर्कुलर कॉइल दिस रेडियस 20 एंड लाइज इन सेंटर रीजन। अच्छा, करंट दिया होगा क्वेश्चन में, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, करंट के बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मान लो करंट है 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन है एक्चुअल उसमें करंट क्या दिया हुआ था, मैं टाइप करना भूल गया हूँ। एक्स वाई प्लेन, हाँ, करंट दिया हुआ है 2/पाई। करंट दिया हुआ है बच्चों, इसमें दिया हुआ था जब ये क्वेश्चन आया था, करंट इसमें दिया हुआ था 2/पाई। वो इसलिए दी रहती हैं ऐसी वैल्यूज की कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। रेडियस है 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, तो सॉल्व कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला था n कितना है 100 इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आई। आई कितना दिया है 2/पाई, देखो अब पाई से पाई कटेगा, है ना, 2/पाई इंटू n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। आर कितना है 20 सेंटीमीटर, जिसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 बचेगा। 0.2 का मतलब है 2 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। रेडियस कितना है वही 0.2, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब ये डिस्टेंस, तो 20√3, ये भी सेंटीमीटर में है, इसको 10 की पावर -1 से 10 की पावर -2 से किया तो ये भी ये बचेगा, और यहां पर इसका भी क्या था स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी थी 3/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कट जाएगा और 10 की पावर -7 -2 -9 प्लस 2 -7, 4 इंटू 4 16 इंटू ऊपर जो न्यूमिरेटर है हमारा वो हो गया 16 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे 10 की पावर -1 यानी 10 की पावर -2 10 की पावर -2 दोनों में आएगा तो कॉमन आ जाएगा, और 10 की पावर -2 का रूट 10 की पावर -1 बाहर आ जाएगा। फोर 2√3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 की पावर 3/2, समझ गए। 12 और 4 कितना होता है 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर, इसको काटा, सो आंसर इज यहां पे आ गया 8, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर अब बच चुका है, ये टेस्ला में आएगा क्योंकि सब ऐसा यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया है। ऊपर बच गया है 10 की पावर -6, नीचे बच गया है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू उसकी पावर 3/2, तो इससे ये कटा, 4 का क्यूब इज 64, बाहर बचेगा 1/8 10 की पावर -6 टेस्ला। अगर मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है तो गड़बड़ नहीं होगी, अगर छोड़ दिया है तो चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं करी, अच्छा सॉरी गलती कर दी। यहां पे अगर 10 की पावर -2 कॉमन आएगा तो यहां से कटेगा, लेकिन उसका क्यूब भी तो हो जाएगा ना, तो 10 की पावर -1 बचेगा, और 10 की पावर -1 का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर -3 बचेगा, है ना, ये आना चाहिए बाहर। तो इसके अलावा 2 का स्क्वायर 4, 4 12, ठीक है। 10 की पावर में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, 10 की पावर यहाँ पर कितनी होएगी -4, ठीक है, 10 की पावर कितनी होएगी -4,
टेस्ला। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दो लूप्स हमारे पास हों, अगर दो लूप्स हमारे पास हों और दोनों लूप्स की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, देखो, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस 0.1 मीटर each having 25 turns are mounted coaxially 0.1 मीटर अपार्ट। कोएक्सियली मतलब कॉमन एक्सिस है, दो लूप ले लिए, एक ये और एक ये, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितनी दूर है ये, 0.1 मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू द बोथ इन द सेम डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ईच कॉइल। ओके, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट पास किया गया है, सेम डायरेक्शन में, जैसे इसमें ऐसे करंट पास किया गया है पहले केस में, है ना, सेम डायरेक्शन में, फिर अपोजिट वाले की भी बात करेंगे, और इसमें भी ऐसे करंट पास किया गया है। अच्छा, जब इसमें ऐसे करंट पास किया गया है, तो अगर मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस पॉइंट पे, अब जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी वही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी होगी, है ना, तो हम किसी एक पे निकाल लें। क्या बोला है, एट द सेंटर ऑफ ईच कॉइल। अब इस पॉइंट पे यानी इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दो फील्ड्स की वजह से होगी, एक तो इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरा इस वाले सर्कुलर लूप का ये जो पॉइंट है ये एक्सिस पर है, और दोनों के लिए अपने को फॉर्मूले पता है ना। सो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, अब आप सोचो यहां से अगर मैं देख रहा हूं इस वाले लूप को, तो इसमें जो करंट है वो ऐसे है, यानी कि क्लॉकवाइज है, तो इस पॉइंट पे जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट अस से दैट दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पे वो होगी टुवर्ड्स द लूप, जैसे अभी आपको बताया पीछे, है ना। और इसके लिए वो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अब मैं इधर से इसको देख रहा हूं, इधर से मैं इसको देख रहा हूं, तो इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में था, तो इधर से मुझे देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, क्योंकि इधर से देखने पे ये क्लॉकवाइज लगना है, तो इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, यानी इसके सेंटर पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर ही होगी, है ना। एंटी क्लॉकवाइज के लिए अवे फ्रॉम द लूप होता है, यानी दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। अब आपने क्या करना है, B2 के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वाला फॉर्मूला लगाओगे, और B1 निकालने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाओगे, और दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। B1 उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट इंटू N 20 टर्न्स, म्यू नॉट N I R स्क्वायर बाय 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन एज 0.1, ठीक, की पावर 3/2। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है वो ये है, इसको हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा, बहुत इजी सी इसके अंदर वैल्यूज हैं। तो पाई की टर्म्स में सपोज अगर हम इसको निकालना चाहें, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 100 10 की पावर -1 -2 -3 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 10 की पावर -1 यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर, यानी -2 होल की पावर 3/2। तो सबसे पहले तो इसका रूट लेंगे हम, और फिर उस रूट का क्यूब करेंगे। पहले तो इसको काट दिया हमने, यहाँ पे बचा 2, सो दिस इज 2 पाई इंटू 10 की पावर
ये टेस्ला, दिस इज B1, राइट। और इसके लिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके सेंटर पे, इसकी खुद की वजह से सेंटर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई बाय 2r। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई, करंट कितना था 0.5 n म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना, n म्यू नॉट आई बाय 2r। नंबर ऑफ टर्न्स भी तो दे रखी है ना, n म्यू नॉट आई बाय 2r, यहां लिख देते हैं। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी n कितना है 20 म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। अब ये है B2 और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी B1 प्लस B2। और इन दोनों को ऐड करके जो फाइनल आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज 8.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, है ना, 8.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, यस करेक्ट। दूसरे पार्ट में बोला है कि अगर करंट्स हो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो सोचो क्या होगा। जैसे करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं तो इसमें क्लॉकवाइज है, जबकि इधर से देखने पे इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब जरा इधर से देखो, यहां पे खड़े होके इसको देखो, इसमें उधर से देखने पे, यहां से देख रहा हूं, यहां से, तो दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से जब उसको देखूंगा तो वो क्लॉकवाइज रहेगा। अब अगर मैं यहां आ जाता हूं तो मेरे लिए तो वो भी क्लॉकवाइज ही है, पर इधर से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो उधर से देखने पे ये क्लॉकवाइज होगा। तो अब मैं बीच में खड़ा हूं, मेरे लिए ये भी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और क्लॉकवाइज के लिए होता है टुवर्ड्स द प्लेन, टुवर्ड्स द सर्कुलर लूप। तो यहां पे मैं खड़ा हूं, ये क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी और इसके लिए इधर होगी, यानी दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहां खड़ा हूं तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है तो इधर होगी, जबकि इसके लिए भी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए इधर होगी। नहीं समझे? देखो यहां पे अगर मैं खड़ा हूं, है ना, यहां मैं इसी पॉइंट पे खड़ा हूं जहां पे मेरे को निकालना है, तो ये तो इसके इस तरफ है और इसके लिए फील्ड है क्लॉकवाइज, इसके लिए करंट है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए ये हो गया टुवर्ड्स द लूप। तो इस वाले लूप के लिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस तरफ हो गई, ठीक है। और जब मैं इसको देख रहा हूं यहां से मैं इस वाले को देख रहा हूं, तो ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज था, इधर से क्लॉकवाइज है, इधर से ये क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं घुमाऊंगा अपनी फिंगर्स को, तो इसके सेंटर पे इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ होगी, यानी कि दोनों की किधर हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो हम क्या कर देंगे, अब B1 माइनस B2 निकाल देंगे, क्योंकि वैल्यूज तो हमारे पास हैं, बस जस्ट हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। समझ में आई बात? अच्छा, तो हमारा जो फॉर्मूला है, ऐसे ही देखो, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर ऐसे लूप दे रखा होता है, एक यहां पर ऐसे लूप दे रखा होता है, और यहां पर पॉइंट दे रखा होता है कोई, ये पॉइंट है जो इन दोनों से सपोज कभी बराबर डिस्टेंस पे बोला होता है या फिर कभी डिस्टेंस दिया होता है, ठीक। तो बोला होता है कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो। यहां पे करंट अगर आप देख रहे हो ऊपर से देखने पे ऐसा, तो आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अलोंग द एक्सिस होगी, अवे फ्रॉम द एक्सिस। इसके लिए आपको मेंशन किया होगा कुछ भी कि इधर से देखने पे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मान लो इधर से भी देखने पे इसके लिए भी बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी भी होगी अवे अलोंग द एक्सिस, अवे फ्रॉम द लूप। तो ये B1 हो गई, ये B2 हो गई, जो भी वैल्यूज हैं दी हुई है वो निकाल के इन दोनों का आपने रिजल्टेंट निकाल देना है बाय पैरेललोग्राम लॉ। वो होगा ये B, एंड दैट B इज व्हाट, दैट B इज अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और ये एंगल भी आप निकाल के बता सकते हो, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो tan अल्फा विल बी व्हाट, B1 बाय B2, है ना, B1 बाय B2, ठीक। समझ में आ गई बात? अच्छा देखो, तो ये जो फॉर्मूला है इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है, देखो एक तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इससे मिल जाएगी हमको, वो हम अलग से भी निकाल चुके हैं, बट म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन
2r² प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और अगर हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो एक्स को हम पुट कर देंगे 0। एक्स को हमने पुट कर दिया 0 तो ये कटा, r³ बचेगा, r³ से एक r कटेगा, तो हमको b वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो हम पहले भी निकाल चुके हैं डायरेक्ट, है ना। b आ जाएगा क्या, μ0I/2r। और ये तो हमको पता ही है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये होती है, ठीक। अच्छा, अब देखो हम देख रहे हैं कि x जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, x जैसे जैसे बढ़ेगा, कहां गया फाइनल रिजल्ट, x जैसे जैसे बढ़ेगा b घटेगा, चाहे हम लूप से इस तरफ जा रहे हो चाहे उस तरफ जा रहे हो। यानी सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तभी होगी जब x 0 है, क्योंकि x का स्क्वायर है, सो दिस थिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये x की कोई भी वैल्यू हो वो डिनोमिनेटर को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, कम नहीं कर सकती, है ना। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा b घटेगा। तो अगर हमको कोई ग्राफ बनाने को बोले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस, ये ठीक है, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है b, और दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक तरफ x दूसरी तरफ -x। तो ये सबसे ज्यादा कहां पे होगी, सबसे ज्यादा होगी यहां पे व्हेन x इज 0, सेंटर पे, फिर घटेगी घटेगी घटेगी, लेकिन घटते घटते ये कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो x जब इंफिनिटी होगा तब जाके भी 0 आएगा, है ना। तो आप इसको टच मत करना यहां पे, और बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ इस तरफ बना देना है, ठीक, बिल्कुल सिमेट्रिक आपने बनाना। अगर ये मेरा एक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो मैं बिल्कुल सिमेट्रिक बना दूं इसको, ठीक है, अभी भी सिमेट्रिक, समथिंग लाइक दिस, समझ गए ना, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ, ठीक। अच्छा, एक चीज और समझ लो कि जिस तरफ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज होता है, अब आप जानते हो कि ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये जो करंट कैरिंग लूप है ये अपने अराउंड क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का जो भी सोर्स है उसमें साउथ और नॉर्थ पोल तो होने ही चाहिए। तो सर्कुलर लूप का साउथ पोल किस तरफ होता है, जिस तरफ से देखने पे करंट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उधर बनता है साउथ पोल। जैसे ये लूप है, अगर मैं इस तरफ से देखूं तो करंट है ऐसे, है ना, और इसी लूप को अगर हम दूसरी तरफ से देखें, ऑब्वियसली इसी लूप को अगर हम लोग दूसरी तरफ से देखें तो करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस तरफ से देखने पे ये क्लॉकवाइज है उस तरफ बनता है साउथ पोल, जिस तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है उस तरफ बनता है नॉर्थ पोल। इसको याद रखने का तरीका है कि आप ऐसे 2 आर्क लगा लो दोनों में, ठीक, दोनों में आर्क लगा लिए ऐसे। अब इस वाले आर्क में अगर आपको बोले करंट की डायरेक्शन बनाओ तो इधर है ना, तो ये करंट की डायरेक्शन है, इस वाले आर्क में करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, और इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। अब आप इन दोनों के फ्री एंड्स को जोड़ दो, तो आप सोचो कौन सा अल्फाबेट बना। यहां पे आप देख रहे हो कौन सा अल्फाबेट बना, इसको थोड़ा घुमा के देखो तो S बना, और यहां पे देखो तो N बना। यानी जिस तरफ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज है उधर साउथ पोल बनता है, और जिधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है उधर नॉर्थ पोल बनता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है ऐसे, है ना, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 10th में आपने पढ़ा है कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। यहां पे मैग्नेट तो है नहीं अपने पास, तो सोर्स क्या है, ये लूप है। तो इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो साउथ टू नॉर्थ होगी, है ना। तो अगर ये साउथ है, इस तरफ साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप के अंदर दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी इस तरफ से अंदर जाएंगी और नॉर्थ वाली साइड से बाहर आएंगी, साउथ टू नॉर्थ, ठीक। तो और भी क्वेश्चंस है इसमें, एसएल अरोड़ा आप खोलोगे, प्रदीप खोलोगे, एचसी वर्मा खोलोगे, तो और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो सारे आपको इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने हैं। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।